हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस वन शॉट वीडियो फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, ट्रिगो में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस इस वीडियो में हम करेंगे। और बीच में वीडियोस भी नहीं आ रहा है बहुत टाइम से, एक्चुअली यार चीज़ें मैनेज ही नहीं हो पा रही है। खैर अभी तो मैं छुट्टी पे गया हुआ था 2-3 वीक के लिए, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी, घर गया हुआ था। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। 3-4 वन शॉट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। एलजेब्रा का वो करवा दिया है, ट्रिगो करवा दिया है और अपना एक स्टैटिक्स का मैंने करवाया है। ठीक है, बाकी ट्राई करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाने की। देखो इसमें ना मेनली आपको क्या चाहिए, तो जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है इसमें टेंजेंट वाला फंक्शन यूज होता है, यानी टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे मेनली काम आएंगी। तो 10 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 10 0 0, 10 30 कितना होता है 1/√3, 10 45 1 और 10 60 √3। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरी टेबल याद होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सब कुछ करवाया था जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा तो। और आपको एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री भी करना है, ठीक है, तो ये पूरी टेबल आपको याद होगी। नहीं होगी तो भी मैंने तरीका बताया था कैसे निकाल सकते हो। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी ट्रिगो में करवा चुका हूँ। यहाँ पे बस 2-3 स्लाइड मैंने ट्रिगो की डाल दी है जिनका यहाँ पे जरूरत लगेगी। मेनली यहाँ पे टेन थीटा की जरूरत पड़ेगी। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब अपॉन आधार, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, ये साइन का आपको ऑलरेडी पता है, एएसटीसी रूल मैंने बताया था आपको ट्रिगो वाली वीडियो में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पहले ट्रिगो वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये सब मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। ये माइनस थीटा वाली भी टर्म बताई थी, हालांकि इसका यहाँ पे कोई यूज होगा नहीं खास, फिर भी याद रख सकते हो। ये वाली चीज एक काम आएगी, ये वाली। ठीक है, इस चैप्टर में ये वाली चीज आपके काम आएगी। tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। बाकी वैल्यूज वगैरह निकालने मैंने आपको सारा बताया था कि जब ऑड मल्टीप्लाई होता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, इवन मल्टीप्लाई होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता। ऑड इवन किसका, 90 का मल्टीपल। और सबसे पहले हम देखते हैं साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट वाली चीज मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ट्रिगो में। ठीक है, अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। देखो यहाँ पे अपने पास ना दो चीज होती है, एंगल ऑफ इलेवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी उन्नयन कोण। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन, ठीक है, हो सकता है कुछ अलग तरीके से लिखते हो उन्नयन को, बट जो भी आप समझ लो उन्नयन कोण। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। तो एंगल ऑफ इलेवेशन कब बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, ये हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, पॉइंट ए पर, और ये अपने पास एक टावर है। अब जो पर्सन क्या है, और ये जो एक ग्रीन कलर की लाइन है अपनी, ये क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लेवल है। अगर कोई पर्सन अपनी हाइट से अबो देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। यानी इसका जो टॉप को कैसे देखेगा, इसी तरीके से देखेगा। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और ये अपना जो है टावर है। ठीक है, तो जब नीचे से ऊपर देख रहा है यानी हॉरिजेंटल लाइन से अबो देख रहा है, तो हमेशा क्या बनता है, एंगल ऑफ इलेवेशन बनता है, उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, इन दिस फिगर द लाइन AC ड्रॉन, लाइन AC है अपनी, ये ड्रॉन की जाती है फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टॉप ऑफ द टावर। स्टूडेंट की आई से यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर पे एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन साइट। डिप्रेशन, द पर्सन इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, पर्सन ऊपर देख रहा है। एंगल BAC जो बन रहा है अपना, BAC कौन सा है, ये वाला एंगल, ये जैसे यहाँ पे 45 डिग्री है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इलेवेशन, उन्नयन कोण। ठीक है, सो फॉर्म्ड बाय लाइन साइट विद हॉरिजेंटल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इलेवेशन। सिंपल सा समझना है कि जब आपकी आई साइड से ऊपर देख रहे हो, नीचे से ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा, ऊपर से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। सिंपल सी चीज यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे ये अपना एक हॉरिजेंटल लाइन हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण की। जैसे यहाँ पे एक ये माउंटेन है, ठीक है, अब क्या है, पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है अपने माउंटेन के ऊपर, माउंटेन से ये नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको देख रहा है यहाँ पे। तो जब ऊपर से, और ये जो लाइन क्या है, इसकी आई साइड से अगर हम एक ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे हॉरिजेंटल लेवल, तो ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई। अब ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट ए से नीचे की तरफ देख रहा है ऑब्जेक्ट को, यानी ऊपर से जब नीचे देखेगा तो उस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये वाला एंगल, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये अपना वाई एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है,
ये होता है अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन। वही चीज यहाँ पे है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इन दिस फिगर द पर्सन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर खड़ा हुआ है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट इज बिलो ऑफ द हॉरिजेंटल लेवल। द लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन ऑफ साइट है ये क्या है, बिलो है। किससे बिलो है, हॉरिजेंटल लेवल से। ये हॉरिजेंटल लेवल था, इससे जब नीचे की तरफ देख रहा है उसके इसमें क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। सिंपली ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है और जब नीचे आप देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। एक चीज और आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, पैरेलल होगी तो ये दोनों एंगल भी सेम बनेंगे, ये वाला अल्फा बनेगा, ये वाला भी अल्फा बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं एंगल साइड रेशियो पर। ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। और इसको आपको डायरेक्ट याद करना होगा, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा कि आएगा कैसे, फिर आपको याद करना है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना आपको साइड का रेशियो डायरेक्ट पता होना चाहिए। जैसे ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पे लिया है, यहाँ पे क्या है अपना, ये पॉइंट ए है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इधर। ये ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल ए 45 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल सी 45 डिग्री है। अब देखो, आपको सिर्फ फोकस करना है 10 पर। एक चीज आपको और पता होगी, कोई भी ट्राइंगल ले लो अपना, जिसमें मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इनके सामने की लाइन भी बराबर होती है। यानी इस थीटा के सामने ये वाली लाइन और इस थीटा के सामने ये वाली लाइन क्या होती है, बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली वैसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो 45 है इसके सामने ये वाली लाइन, इस 45 के सामने ये वाली लाइन क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा देखो इसको कैसे मैनेज करते हैं। जैसे यहाँ पे इस एंगल का मैं निकालूंगा 10, यहाँ पे क्या निकालूंगा 10 45, 10 45 पता है आपको 1 होता है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/1। 10 आपको पता है क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो भी एंगल होता है उसके सामने वाली लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यानी परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है 1। अगर ये 1 और 1 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी √2। तो ये क्या आ गया 1 1 और √2। तो आपको याद क्या होना चाहिए, याद ये होना चाहिए कि 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा एंगल का जब कॉम्बिनेशन आता है तो ऐसे याद रखना है, 45 के सामने 1 होता है, 45 के सामने 1 होता है और 90 के सामने क्या होता है, √2। अगर नहीं याद करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ चीजें जो याद करनी चाहिए वो मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी कुछ चीजें इसमें ऐसी भी होंगी जिनको मैं बोलूंगा कि याद मत करो, लेकिन जो चीजें याद करना जरूरी है उनको आपको याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। तो 45 45 90 के केस में क्या होता है, ये 1 1 √2 होता है। तो ऐसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अब सेकंड केस की हम बात करेंगे। इसके बाद सेकंड है अपना 30 60 और 90 का, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं। देखो जैसे वही सेम तरीका है, या चलो इसी डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 10 30 निकालोगे आप तो आपको पता है कि 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 डिग्री होता है 1/√3। मैंने बोला था एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, यानी ये 1 हो गया, ठीक है। और बेस 10 क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये √3 हो गया। तो पाइथागोरस से 1 और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 2, ठीक है। अब 60 से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, चाहो तो कोई किसी भी एंगल से निकाल सकते हो। आपको पता है कि 10 60 कितना होता है, 10 60 होता है आपका √3/1, या √3 की मैं कह सकता हूँ। यानी 10 60 अपना का √3 होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। 60 के सामने √3 है, क्योंकि मैंने बोला एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। इस केस में ये परपेंडिकुलर रहेगा, इस केस में ये रहेगा। तो 60 के सामने √3, यहाँ पे 1 तो ये 2। तो डायरेक्ट आपको याद कैसे रखना है, अगर 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का आपके पास एंगल आता है तो 30 60 और 90 क्या होता है 1 √3 एंड 2, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। वैसे याद नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको याद करना है 30 30 एंड 120 डिग्री का, 30 30 एंड 120 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लो, ज़्यादा बेटर है। तो वो ये क्या हो जाएगा अपना 1 दोनों 30, आपको पता है कि 30 के ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 30 है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, यानी ये तो 1 और 1 आ जाएगा। अब ये कैसा आएगा, देखो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है तो अपने पास पाइथागोरस तो लगेगी नहीं, तो √3 आएगा। लेकिन आएगा कैसे वो मैं बता देता हूँ। आपने पढ़ा है साइन रूल, दो आपको एंगल गिवन होता है, ठीक है, और साइड गिवन है, तो हम जो साइड्स का रेशियो है वो किससे निकाल सकते हैं, मतलब सिर्फ एंगल से हम साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे सपोज इसको के मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर इसको के मानूंगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये ए क्या है, साइड है। ए कौन सी साइड है, ए के सामने जो एंगल है उसको हम क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, यानी ये वाली साइड ये हो जाएगी। बी के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल बी से मान रहा हूँ, एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से मान रहा हूँ।
तो हमें चाहिए ए बी सी का रेशियो। आपको पता है ए बी सी का रेशियो कैसे निकलेगा, यहाँ पे इधर सारे बराबर होते हैं। साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। ऊपर वाले सी हैं साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ये ए बी सी कैपिटल में है, वो एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू साइन है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके, और के तो कांस्टेंट है सबके बराबर में, तो रेशियो से कट जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा, ए आएगा अपना साइन, और कितना हो जाएगा, ए पर एंगल कितना बन रहा है 120, तो साइन 120 रेशियो। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, के साइन बी, के से के कट जाएगा, यानी ये आएगा साइन बी, बी मतलब एंगल 30 डिग्री रेशियो। अब भी क्या आएगा अपने पास, सी, सी क्या है अपने पास 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू निकाल लो। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 30 120 के सामने 1/√3। आपको पता है साइन 120 कितना होता है, अभी मैंने पीछे रूल बताया, क्या करोगे, साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, साइन 90 डिग्री इंटू 1 प्लस का 30 डिग्री। पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्वाड्रेंट। आपको पता है 120 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और मैंने बताया था आपको अष्टक रूल, ASTC रूल, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। चूंकि ऑड मल्टीप्लाई में यानी 90 से 1 मल्टीप्लाई है, तो साइन की जगह हो जाएगा ये कॉस, और ये क्या आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कॉस 30 डिग्री कितना होता है अपने पास, √3/2, ठीक है। कॉस 30 अपने पास √3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा √3/2 रेशियो। साइन 30 होता है 1/2, और साइन वापस 30 ये भी 1/2। जस्ट ए सेकेंड, क्रॉप तो नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, क्रॉप हो रहा है नीचे, आई थिंक अब नहीं कट रहा होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं, देखो ये कट जाएगा अपना 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो रेशियो आया है ए बी सी का क्या आया है, वो √3/1 देखो ए के जो सामने वाली साइड है ये वाली √3 आ गई, यानी 120 के सामने वाली √3 है, यहाँ पे हमने निकाला था। बाकी 30 के सामने वाली क्या थी 1 1। तो आपको जो रिजल्ट याद रखना है, ये वाला रिजल्ट याद रखना है, 30 60 90 वाला, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही हम अब निकालेंगे 15 75 का। देखो वैसे तो बहुत कम चांस है कि इसको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, 15 पे बहुत जनरली कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर निकालना चाहते हो आप, तो tan 15 डिग्री कितना होता है अपना, tan 15 डिग्री होता है अपना √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये होता है tan 15, ठीक है। अगर tan की बात करूँ तो वही हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan 15 जब हम निकालेंगे तो यहाँ √3 - 1 आएगा, यहाँ √3 + 1 आएगा। अब हमें चाहिए क्या, ये वाला हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, इनका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे, यानी पाइथागोरस लगा देंगे, यानी एक तो हो जाएगा अपना √3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस एक हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। तो ये कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b², तो कितना आ जाएगा, a² + b² यानी 4, फिर हो जाएगा ये -2ab यानी 2√ab यानी √3, ऐसे ये हो जाएगा 4 प्लस का 2√3, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे बचेगा यहाँ पे 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, ये सब अंडर रूट में चल रहा है, यानी 4 × 2 मतलब 4 का 2 हो जाएगा, 2 का निकलेगा नहीं, तो 2√2। तो आपको याद क्या करना है, चांस कम है लेकिन याद कर सकते हो चाहो तो, 15 75 और कितना हो जाएगा अपना 90 डिग्री। तो 15 के सामने क्या होता है, √3 - 1 रहेगा, √3 - 1 रेशियो। 75 डिग्री के सामने क्या रहेगा अपना √3 + 1, एंड 90 डिग्री के सामने रहेगा 2√2। इन पे बेस्ट क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, ठीक है, ज्यादा कुछ समझने वाली चीज है नहीं यहाँ पे। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब यहाँ पे अपन, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है एक टावर का, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट्स इज 30 डिग्री। मान लो ये अपना क्या है, कोई टावर हो गया, ठीक है, इसके टावर ये हो गया, इसके फुट से 100 मीटर की दूरी पर एक क्या है, कोई पॉइंट है, वहां से इस बिंदु से तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा है खंबे की या जो टावर है उसकी हाइट हमें बतानी है, यानी ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता है वही tan 30 हम निकालेंगे, ठीक है, ये 30 है, ये 90 है। वैसे अगर आप चाहो तो ये एंगल भी निकाल सकते हो, क्या बनेगा 30 60 90। अगर नहीं निकालना चाहते हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan 30 तो आपको पता है ना, tan 30 होता है 1/√3, यानी एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यानी ये 1 आएगा, ये √3 आएगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी निकाल सकते हैं, ये 2 आएगा। हमसे 1 की वैल्यू पूछिए, क्योंकि टावर की हाइट पूछिए ना, वो तो 1 है, और गिवन किसकी है, √3 की वैल्यू, यानी √3 की वैल्यू अपन को 100 मीटर गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये अपन को क्या है गिवन है, और वैल्यू चाहिए हमें हाइट, ये तो हाइट है अपनी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे √3 से डिवाइड कर देंगे, तो 100/√3 इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। सिंपल है। एक और सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट्स इज 30 डिग्री। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है एक टावर का जो इसके फुट से 50 मीटर दूर है, वहां पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। यानी इस पॉइंट से हम इसके टावर के टॉप को देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री है। पूछ रहा है टावर की हाइट, वही सेम हो जाएगा 1√3, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, 1 की वैल्यू चाहिए, वही √3 की वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/√3, कितना आ जाएगा 50/√3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट इज 24 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा एक अप लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे इसमें भी, बस लैंग्वेज का है। क्या बोल रहा है कि टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 24 मीटर एंड 36 मीटर आर कनेक्टेड बाय ए वायर। दो अपने पास क्या है, पोल है, एक पोल 24 मीटर का है, दूसरा पोल 36 मीटर का है। तो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये 36 मीटर का है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों के टॉप को, इसके टॉप को और इसको टॉप को क्या है, हम मिला रहे हैं, एक वायर से जोड़ रहे हैं हम, यानी ऐसे हमने जोड़ दिया है। ठीक है, ये तो नीचे इनका बेस तो सेम ही रहेगा और यहाँ पे भी एक ऐसे हम बेस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना बन गया। आपको बताइए 90 डिग्री होगा। क्या बोला है, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। क्या कर रहा है कि वायर है वो हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी यहाँ पे हॉरिजेंटल अपना ये होगा इसके लिए, क्योंकि एक टावर का शीर्ष यहाँ पे है तो हॉरिजेंटल इसके लिए ये होगा, यानी यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि तार की लंबाई कितनी होगी। तो देखो 60 की वैल्यू, tan 60 क्या होता है, √3/1, यानी ये हो जाएगा √3। दूसरा कलर लेता हूँ इधर, ये हो जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा 1, और अगर जरूरत पड़े तो ये भी निकाल सकते हैं 2। हमसे इन्होंने पूछा है कि तार की लंबाई बतानी है, तार यानी ये वाली लेंथ ही बतानी है, ये जो 2 यूनिट बतानी है। अब आपको लेंथ गिवन कौन सी है, यहाँ तक 24 है और ये पूरा 36 है, यानी अगर मुझे सिर्फ कितनी लेंथ निकालनी हो तो आप कह सकते हो 36 में से 24 माइनस कर देंगे, यानी 12 मीटर है। अब √3 की वैल्यू हमें गिवन है 12 मीटर, √3 की वैल्यू कितनी है, 12 मीटर आपके पास गिवन है। और वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए तार की लंबाई की, यानी 2 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की क्या हो जाएगी, 12/√3, या जिसको 4 गुना √3 लिख सकता हूँ 12 को, और √3 से √3 कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 गुना √3 आ गई। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए इसकी, यानी 2 की चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर दो दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी 8√3 मीटर क्या हो जाएगा अपना लेंथ हो जाएगी वायर की। समझ आ गया ना। देखो ये 24 गिवन था इतने डिस्टेंस, ठीक है, ये 36 गिवन था, तो बची हुई ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब हमें √3 पता था, क्योंकि हमें पता तो ये वाली लेंथ भी थी 1, लेकिन इसकी रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू नहीं गिवन थी ना, इसलिए हमें वही लेंथ निकालनी पड़ी। नेक्स्ट सवाल है, किसी दीवार पर स्थित एक सीढ़ी है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लो ये अपने पास एक क्या है, एक दीवार हो गई, ठीक है, इस पे क्या है, एक सीढ़ी खड़ी हुई है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ पे एक लैडर में ऐसे लगा देता हूँ, ये एक लैडर हो गई, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज लैडर, ठीक है, ये एक लैडर खड़ी हुई है दीवार के सहारे। बोला क्या है, तथा सीढ़ी का पाद दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है, यानी ये सीढ़ी का यहाँ पे बॉटम होगा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस गिवन है ये 6.5 मीटर गिवन है। हमसे पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई बता दो, यानी ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल कितना गिवन था, सीढ़ी, किसी दीवार पर इससे सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री, यानी ये वाली वैल्यू 60 डिग्री गिवन है। बाकी हम निकाल लेंगे। आपको पता है tan 60 √3/1 होता है, यानी ये √3 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू 6.5 मीटर है और हमें निकालनी है लेंथ ऑफ लैडर, यानी सीढ़ी की लंबाई, यानी 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 6.5, इसका डबल हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये एक टाइप का हो गया, अभी दूसरा टाइप हम देखेंगे, चेंज ऑफ एंगल। ठीक है, देखो ये डायग्राम वगैरह जो मैंने आपको समझाने के लिए इधर डाल दिया है, बाकी मैं पूरा प्रॉपर समझाऊंगा और इसको रटना नहीं है आपको, ठीक है, रटना नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इसको रटना है। थोड़ी देर में कॉन्सेप्ट निकल जाता है और ज्यादा कुछ याद करना नहीं है, जहाँ पे जो चीज याद करनी चाहिए वो मैं बता दूंगा कि ये आप याद कर लो। एंगल ऑफ, यहाँ पे क्या है, एलिवेशन एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है 30 to 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ठीक है, मान लो जैसे ये अपने पास, इसी डायग्राम को मैं यहाँ बना देता हूँ, ये अपने पास पॉइंट सी है, यहाँ से इसको मिलाया, ये अपने पास पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, डी है। एंगल है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पहले इस लाइन एडी के साथ ये जो एंगल था ये 30 डिग्री था, अभी क्या हो गया 45 हो गया। आपको पता है
ऐसे में दो चीज बनाऊं, एक ये मैंने बनाया, एक ये मैंने बनाया। आपसे पूछ लो कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, तो आप बोलोगे जितना इस 90 डिग्री वाली लाइन के पास जाओगे उतना एंगल बढ़ेगा और जितना इसको दूर ले जाओगे उतना घटेगा। सिंपल सी बात है ना। देखो ये एंगल क्या है 90 डिग्री, जैसे मैं दूर जा रहा हूँ तो एंगल घटता जा रहा है, तो 30 डिग्री से 45 हो गया, तो 45 कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे डायग्राम में दे दिया, नहीं देता तो भी एक कॉमन सेंस वाली बात है कि एंगल बढ़ रहा है तो फिर ये 90 डिग्री की तरफ ही बढ़ेगा। अब हमें ये साइड्स का रेशियो निकालना है ऐसे केस में। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ही मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, याद व्याद कुछ नहीं करना है आपको। कोई भी एक वैल्यू से आप निकाल सकते हो। पहले जैसे मैं 45 निकालूंगा तो 45 के लिए तो मुझे ट्राइंगल ADB में ही निकालना पड़ेगा। 45 क्या होता है, 10 45 होता है 1, यानी 45 के सामने 1, 1/1 हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1, ये भी 1, ये हो जाएगा √2। इसको हम नहीं निकाल रहे हैं। अब हम निकालेंगे 30 के सामने। आपको पता है tan 30 होता है 1/√3, यानी कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, पूरा DCA वाला। इसमें जब 30 के सामने लेंगे तो tan 30 क्या होता है 1/√3, यानी ये 45 के सामने 1 था, 30 के सामने भी ये तो 1 है, लेकिन √3 कौन सा होगा, ये पूरी साइड, यानी दिस इज √3, क्योंकि ये पूरा बेस है ना। अब अगर मुझे सवाल में पूछेगा किसी सवाल में कि ये वाली लेंथ बता दो B से C तक की, तो आप बता सकते हो ना इस लेंथ को कितनी होगी। पूरा √3 था, A से लेकर B तक 1 है, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये कितनी हो जाएगी, √3 में से ये 1 वाली डिस्टेंस घटा दो AB तक की, तो ये क्या जाएगा √3 - 1। वैसे ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कुछ रटना अटना नहीं है, ऐसे आपको बैलेंस करना है। जैसे मान लो 30 से 60 डिग्री हो जाता है, तो वही सेम चीज अपनी क्या हो रहा है, 30 से 60 हो रहा है। तो देखो एक तो एंगल हो जाएगा अपना ये वाला, एक 60 मान लो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये पॉइंट D है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट B है। आपको पता है tan 60 कितना होता है, √3/1, यानी ये √3 हो जाएगा। ट्राइंगल ADB में इसमें लगाऊंगा मैं, इसी में तो लगा पाऊंगा ना। 60 डिग्री कौन से ट्राइंगल में बन रहा है, ABD में, 60 के सामने √3 हो जाएगा 1। ठीक है, अब जब 30 में लगाऊंगा तो पूरा ट्राइंगल आएगा। आपको पता है tan 30 होता है 1/√3, यानी इस केस में दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे ये 30 वाले केस में क्या बन रहा है, ये 30 के केस में ये बन रहा है 1। tan 30 क्या होता है 1/√3, और ये पूरा बनेगा √3। अब देखो एक बार मैं बोल रहा हूँ कि √3 बन रहा है, ये वाली लाइन AD, फिर पूरे ट्राइंगल में लगा रहा हूँ तो 1 बन रहा है। चूंकि लाइन तो AD एक ही है ना, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा हमें वैल्यूज को। अब सेम कैसे बनाएंगे, बस वही यहाँ पे करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। 1 और √3 को सेम बनाने के लिए कैसे मैं सेम बना सकता हूँ, जो 1 वाली वैल्यू है उसको अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा अपना सेम। इसको जब 1 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये √3 आ जाएगा, यानी ये √3 हो गया। 1 वाली वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी tan 30 से जो वैल्यू आई थी, अगर ये √3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी तो √3 से करना पड़ेगा ना इसको भी, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 3 यूनिट है, A से लेकर B तक 1 यूनिट है। अगर मुझे B से C तक का चाहिए तो अब कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। यानी करना कुछ नहीं है, बस आपको ये जो रेशियो है ना इसको सेम बनाना है। जैसे यहाँ पे 60 के सामने √3 आ रहा था, ये 1 आ रहा था, लेकिन जब 30 निकाला तो ये 1 आ गया और ये पूरा √3 आ गया। चूंकि 1 और √3 दोनों सेम होने चाहिए ना, एक ही लाइन है, तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी होगा ना, दोनों साइड में होगा मल्टीप्लाई। बेसिकली वही एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रटना वटना कुछ नहीं है। ऐसा ही 45 से 60 मुझे लग रहा है आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, फटाक से मैं बता देता हूँ। अरे यार ये हो गया अपना। ठीक है, वो राइट एंगल है, इतना समझ लेना। ये पॉइंट D है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, दिस इज B। 45 से 60 हो रहा है, यानी 45 यहाँ पे बनेगा और 60 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब देखो tan 60 कितना होता है, √3/2, यानी 60 के सामने निकालेंगे तो ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 45 क्या होता है, tan 45 1/1 होता है, यानी 45 के केस में क्या हो रहा है, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये हो रहा है 1 और ये पूरा भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 45 क्या होता है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वही सेम चीज है, यहाँ पे इधर √3 इधर 1 है, इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए इसको वही √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरी लाइन √3 बन जाएगी, यानी ये हो जाएगा √3। चूंकि इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई किया है तो फिर इसको भी करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा पूरा √3। अगर मुझे B और C के बीच की दूरी पूछे तो टोटल A से लेकर C तक कितना है अपने पास, √3 है, जिसमें से A से लेकर B तक 1 में माइनस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1। ठीक है, तो याद याद कुछ नहीं करना, बस ऐसे निकालना एग्जाम में भी। एक मान लो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। व्हेन एंगल चेंज फ्रॉम थीटा टू 2θ, यानी थीटा से क्या हो गया, डायरेक्ट डबल हो गया, तो उस केस में क्या होता है, ये अपने पास रिलेशन है h² बराबर y² - x²। ठीक है, इसको चाहो तो याद कर लेना, नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। देखो ये अपने पास ट्राइंगल हो गया, AB इसमें क्या है h,
यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे इसको चलो इधर बना देता हूँ मैं डायग्राम को, ठीक है। ये हो गया अपना पॉइंट ए, सॉरी ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये एंगल था अपना 2 थीटा और ये है थीटा, यानी पहले ये एंगल थीटा था, अब ये 2 थीटा हो गया। एक चीज और आपको पता है कि ये जो 2 थीटा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ही तो है, ट्राइंगल CAD का एक्सटीरियर एंगल ही तो है। ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल का, ट्राइंगल CDA का, इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों मिलके 2 थीटा आएगा। अब ये थीटा था, 2 थीटा हो रहा है, यानी ये भी थीटा रहा होगा, तभी तो थीटा आएगा ना। अब देखो एक चीज और आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल है जिसमें अगर 2 एंगल बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी ये वाली भुजा और इसके सामने वाली साइड यानी ये वाली साइड क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि किसी ट्राइंगल में अगर इक्वल एंगल है तो साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। और इसको चलो यहाँ से हटा देता हूँ, आपको पता ही है कि एक्सटीरियर एंगल है, इसको मैंने x मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को, ठीक है। और ये जो कंप्लीट यहाँ से लेकर C से लेकर D तक की जो डिस्टेंस है, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, y मान रहा हूँ। चूंकि ये वाली डिस्टेंस बराबर थी, यानी CD हेयर क्या है यहाँ पे, CD बराबर है AC के, जो मैंने y माना है तो ये y माना है तो ये भी y होगा। और आपको पता है ये तो हाइट h हमने मान ली। तो अब हम पाइथागोरस लगाएंगे ट्राइंगल किस किस में, ABC में। जब आप पाइथागोरस लगाओगे ABC में तो ये क्या है, हाइपोटेनस है, यानी y स्क्वायर बराबर क्या आएगा अपने पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस बेस यानी x स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म में याद कर सकते हो, ये इसमें याद नहीं करना है तो इसको ऐसे लिख लो, h स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाते हैं तो h स्क्वायर बराबर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये अपना रिजल्ट आ गया, प्रूफ हो गया, ये सारा मैंने प्रूफ बता दिया है आपको। y कौन सी साइड है, ये वाली साइड बाद वाली, और ये इसके पास वाली x, तो h स्क्वायर बराबर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ और रिजल्ट और देखते हैं। अगर अपने पास कभी कभी आता है जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन जो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़े होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं इफ 2 एंगल ले लो, अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी ले लो, इनका सम 90 डिग्री है, देन एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या होते हैं अपने पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी 2 एंगल का सम 90 होगा तो जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड एक रिजल्ट है, इसको भी आप मैं कह सकता हूँ कि याद कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट वही है अपना, h बराबर हो जाएगा xy का अंडर रूट। नहीं याद करना है तो मत करो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। जनरली मैं बहुत कम रिजल्ट याद रखता हूँ, जहां जरूरत है जिस रिजल्ट को उसी को याद करता हूँ। जैसे ये एंगल थीटा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो अब ये रिजल्ट कैसे आया उसका प्रूफ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे। तो आपको पता है एक तो मैं ट्राइंगल किस किस में पाइथागोरस लगाऊंगा, tan थीटा निकाल लेते हैं हम, इधर ही निकाल दो क्या, यहाँ पे निकाल देता हूँ। चलो tan क्या निकाल रहा हूँ मैं, बड़े ये थीटा, tan थीटा निकाल रहा हूँ। आपको पता है tan थीटा इस पूरे ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर h है और बेस क्या है, इतनी डिस्टेंस x माना है और कंप्लीट मैंने क्या माना है, y माना है, तो h अपॉन y हो जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल में मैं tan निकाल रहा हूँ वापस, तो एंगल क्या है ये, tan 90 माइनस थीटा है, क्या है 90 माइनस थीटा बराबर tan वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे h है, इसमें बेस x हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमने निकाला है ये तो किस किस में निकाला है, ट्राइंगल ABD में निकाला है, जबकि ये tan 90 माइनस थीटा कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में है, तो h अपॉन यहाँ पे बेस क्या है x, ये हो जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि tan 90 माइनस थीटा ये cot थीटा के बराबर होता है कि नहीं। अभी मैंने बताया था कि सिर्फ एक रिजल्ट यूज होगा, वो क्या है, स्टार्टिंग में बताया था इधर, देखो बोला था ना कि ये वाला रिजल्ट यूज होगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा या cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, कहाँ थे हम, इधर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास tan थीटा और ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 क्या है, tan थीटा, LHS ले रहा हूं इनटू दूसरी इक्वेशन का LHS क्या है, cot थीटा बराबर पहली इक्वेशन का RHS क्या आया था, h अपॉन y, दूसरी इक्वेशन का RHS क्या आया था, h अपॉन x। देख लो चाहो तो, पहले में tan थीटा बराबर क्या है, h अपॉन y,
दूसरे में tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया, ये क्या है h अपॉन एक्स। चूंकि मैं ये भी जानता हूँ tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यानी tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा, या मैं ये कह सकता हूँ दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रिवर्स ही तो हैं, तो ये tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 और ये आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो अगर मुझे h निकालना है तो h क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू वाई। तो ये अपना क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो याद रख सकते हो आप, क्या याद रखना है कि हाइट बराबर होता है ये वाली साइड x इंटू ये वाली साइड y। ठीक है, y यहाँ पे कंप्लीट साइड है, जबकि एक रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे निकाला था h स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें ये वाली y कंप्लीट नहीं थी, y ये वाली साइड थी सिर्फ c से लेकर d तक की, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगर आपको प्रॉपर्टी रिजल्ट याद नहीं होगा ना तो भी क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे, 10-15 सेकंड और फालतू लग जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बदल जाता है। मान लो कि मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं, ठीक है, और यहाँ पे अपने क्या है सूर्य चमक रहा है इधर। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बदल गया, यानी पहले एंगल यहाँ बना रहा था, अभी एंगल यहाँ बना रहा है। क्या हुआ है 30 से 45 हो गया, यानी ये एंगल पहले 30 था, अभी क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। तो जो छाया है खंबे की, जो छाया है जो शेडो है वो 20 मीटर कम हो जाती है। देखो पहले जब ये पोल यहाँ होगा ना तो छाया इसकी ये बनती है ये वाली। ठीक है, ऐसे कोई पोल होगा तो उसकी जो शेडो बनती है वो ऐसे बनेगी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि जो शेडो है वो 20 मीटर कम हो गई। 20 मीटर कम का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये 20 मीटर हो गई, क्योंकि पहले जब अपना एंगल 30 बन रहा था, ठीक है, तो शेडो ज्यादा थी, वापस जब 45 बना तो शेडो कम हो गई, और कम कितनी हुई है 20 मीटर कम हुई। हमसे पूछ रहा है पोल की लेंथ बतानी है। देखो 45 के केस में क्या होता है 1, ये 1, और 30 के केस में क्या होता है 1/√3, यानी ये 1 ही रहेगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। tan 30 क्या होता है 1/√3। ये हमें वैल्यू जो पता है वो 20 डिग्री, वो किसकी वैल्यू है पूरा √3, इतना 1 है, तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1 की वैल्यू पता है, यानी √3 - 1 हमें पता है कितना, इसकी वैल्यू 20 मीटर है। हमसे पूछ रहा है कि हाइट बतानी है किसकी, पोल की, तो पिलर या पोल की हाइट कितनी हो जाएगी 1 यूनिट है, यानी 1 की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा 20, इधर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20/√3 - 1, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है किसी में भी, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 + 1 से गुणा और √3 + 1 से भाग। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ माइनस है इधर प्लस ले लेंगे, तो देखो नीचे a + b × a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a² - b² हो जाएगा, यानी 3 का √3 का स्क्वायर 3 - 1, ये आ जाएगा 2। अब देखो ये 2 है और ऊपर क्या है, इसको लिख दो क्या सॉल्व करके, ये 2 आएगा अपना, तो 2 से ये 10 टाइम कट जाएगा, तो फाइनली क्या बच जाएगा अपना, बच जाएगा 10 × √3 + 1। ठीक है, 10 × √3 + 1, ये आंसर होगा अपना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from a point A on the ground is 30 डिग्री। ठीक है, भूमि पर स्थित कोई पॉइंट है और टावर के उच्चतम पॉइंट से जो इसका एंगल बन रहा है, ये टावर मान लो, इसके उच्चतम पॉइंट से एंगल बन रहा है जैसे 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है। टावर की ओर 20 मीटर बढ़े हैं पॉइंट बी तक। ठीक है, ये पॉइंट ए था, टावर की साइड हम बढ़ रहे हैं, मान लो यहाँ पे पॉइंट बी है, कितना बढ़े हैं 20 मीटर, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है अभी 60 डिग्री हो गया, पहले 30 था, अभी क्या हो गया 60 हो गया, यानी इस वाले एंगल पर ये हो गया 60। हमसे पूछ रहा है टावर की हाइट बता दो, यानी यही वाले डिस्टेंस निकालनी है। सेम फंडा लगाएंगे, 60 के सामने क्या होता है tan 60 होता है √3/1, ये √3 ये 1, 30 के सामने क्या होता है 1 और √3। अब सेम वही चीज हो गई कि ये √3 है जबकि ये 1 है, सेम होना चाहिए, तो √3 बनाना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। ये वाले के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी थी 1 किससे आया था पूरा 30 वाले से, यानी ये √3 हो जाएगा, तो √3 × √3, ये डिस्टेंस 1 है, ये पूरी 3 है, तो यहाँ से B से लेकर A तक की ये जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। तो सवाल में 2 यूनिट की वैल्यू 20 मीटर गिवन है, हमसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई बताना है, यानी √3 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 2 से ये कितना कट जाएगा 10 टाइम, मुझे √3 की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये 10 × √3, 10 × √3 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट A and B lying on the horizontal through the foot of the tower are respectively 15 and 30 degree. If A and B are the same side of the tower and AB is 48 degree, then the height of the tower. इन क्या बोल रहा है, ये अपने पास एक टावर हो गया, ठीक है, यहाँ से इसके A की साइड में 2 पॉइंट हैं,
एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है। इस तरीके से मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। जो एंगल कितना कितना बना रहे हैं, एक 15 बना रहा है, एक 30 बना रहा है। देखो पहले छोटा एंगल बन रहा है और ए और बी सीक्वेंस में गिवन था, तो ए इधर आएगा, बी इधर आएगा। हालांकि किधर भी लिख लो वैल्यू सेम आ जाएगी, लेकिन पूरा प्रॉपर लिखना है तो ए यहाँ आएगा, क्योंकि पहले 15 डिग्री बन रहा है, छोटा वाला एंगल है, फिर 30 डिग्री ये दूसरा एंगल है। अभी क्या बोल रहा है कि ए बी की वैल्यू 48 है, यानी दिस डिस्टेंस इज 48। वैल्यू पूछा है खंबे की ऊंचाई, ये वाली डिस्टेंस पूछी है एच। ठीक है, देखो एक रिजल्ट भी मैंने आपको बताया था कि ये 15 है, ये 30 है, यानी थीटा से 2 थीटा जब हो जाता है तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया अपने पास मेथड 1। लेकिन इसके लिए भी आपको इस केस में y क्या होता है, ये इतना y होता है। ठीक है, और ये पूरा x रहेगा और ये h रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। चाहो तो ये रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूं अभी, जस्ट ए सेकेंड। कहाँ पे गया, ये रहा, देखो एच स्क्वायर बराबर क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस y है, ये वाली डिस्टेंस x है, ये h है। लेकिन जरूरी नहीं है आपको याद करना है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो आपको पता है ये 15 है और ये 30 है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ही है ये 30 कब आएगा, जब इसका और इसका सम। और अगर ये 15 है, ये 15 है, तो इनके सामने की साइड बराबर होंगी, यानी ये बराबर होगा इसके। चूंकि ये ए बी 48 था और दोनों साइड बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये साइड भी 48 होगी। अब ये अपने पास 30 है, 10/30 होता है 1/√3, यानी 30 के सामने 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, और पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 2 यूनिट आ जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में 48 गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। ये ऐसे लिख देता हूँ, चलो 48/2 यानी 24 मीटर। ये 1 यूनिट की वैल्यू होगी। और सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, खंबे की ऊंचाई, यानी 1 यूनिट ही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पे क्या बोला गया, एक लैडर है जो प्लेस्ड है अलोंग a wall such that its upper end touching the top of the wall, the foot of the ladder is 10 feet away from the wall। ठीक है, फुट है वो 10 मीटर अवे है वॉल से, एंड द लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। 60 डिग्री का एंगल बना रही है लैडर ग्राउंड के साथ। व्हेन मैन स्टार्ट्स डिमिंग ऑन इट स्लिप्स एंड नाउ लैडर मेक्स 30 डिग्री एंगल, तो हाउ मच इज द लैडर स्लिप। ओके, देखो मान लो ये एक वॉल हो गई, ठीक है, इसके साथ एक अपने पास लैडर है, वो इस तरीके से है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, और जो लेंथ गिवन है इस पॉइंट से, और ये जो फुट है इसके लैडर के फुट से ये जो वॉल है, इसकी डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 10 फीट। ये दूरी 10 फीट गिवन है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। बाद में क्या हुआ कि सीढ़ी फिसल गई तो कहीं इधर जाएगी। अभी एंगल जो बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है इन्होंने कि जो फिसली है वो कहाँ पे, तो इधर हम बढ़ा रहे हैं इसको। ये मान लो फिसल के सीढ़ी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री। हालांकि सेम लैडर होगी ना, तो ये एंगल फिर यहाँ नहीं बनना चाहिए, सीढ़ी यहाँ पे नीचे आएगी, लेकिन ऐसा कुछ सवाल में स्पेसिफिक बोला नहीं है, तो हम इसी एंगल को लेके चलेंगे। ये 30 डिग्री हो गया। अब दोनों वैल्यू बराबर करनी है। देखो 10 60 की वैल्यू क्या होती है, 60 के सामने ये √3 होगा पूरा, और ये 1 हो जाएगा, इतनी यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक। जबकि 30 के केस में क्या होता है, ये 1 होता है। दूसरे कलर से लिख देता हूँ चाहो तो। 30 के केस में क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, और पूरी जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कितनी होती है, √3। चूंकि ये जो लेंथ है 1 और √3, इसको हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर दो इस वाली लेंथ को √3 से, तो ये पूरा √3 बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। √3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा 3 बन गया, यानी कंप्लीट लेंथ 3 है, जिसमें यहाँ तक की दूरी 1 है। तो जो फिसली है वो डिस्टेंस कितनी है, यानी अगर मैं बात करूँ ये वाली डिस्टेंस की, तो ये क्या है, 2 यूनिट है। ये तो डिस्टेंस बड़ी है, ये 2 यूनिट है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। सवाल में गिवन क्या है, ये 1 यूनिट की वैल्यू 10 फीट गिवन है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 20 फीट। तो 20 फीट इस सवाल का सही अपना जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, बी। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये अपने पास एक वॉल थी, ठीक है, और ये एक लैडर इससे खड़ी हुई है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अभी क्या हो रहा है कि सीढ़ी फिसल गई और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 60 की वैल्यू निकाली हमने, √3 30 की निकाली और दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, बस और कुछ नहीं किया है। तो ये आई थिंक, हाँ ठीक है, तो पूरा खत्म हो गया है, ज्यादा कुछ था नहीं हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, बाकी और कुछ होगा नए क्वेश्चन तो अभी मैं चैप्टर वाइज वगैरह करवाऊंगा, या कोई किसी एग्जाम के सॉल्यूशन वगैरह होंगे उसमें कवर हो जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत रहेगा। तो बाकी इतना ही लेवल आता है, ज्यादा कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूंगा कि जल्दी आ जाए, या ज़्यादा, देखो मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है
कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन चीज़ें मैनेज ही नहीं हो पा रही हैं, तो वीकली देखता हूँ, वीकली एक 1 शॉट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। और प्रिपरेशन करते रहो। बाकी मैंने बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया हुआ है चैनल पर, लास्ट 3-4 ईयर्स के सारे पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं, तो वो सब भी देखते रहो साथ साथ। ठीक है, क्योंकि मेन तो वेंडर भी अपना TCS है अभी भी। ठीक है, चलो बाय।